सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोग सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में देखे थे। आज आगे उसी क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक से आगे देखेंगे। तुगलक के बाद सैयद वंश के बाद लोदी वंश। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत समाप्त करेंगे और प्रवेश करेंगे मुगल काल में। इसके बाद प्रारंभ होगा मुगल काल। तो नोट्स पे आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 11 देखिए, लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। बदायूनी को हाईलाइट करिए। पूछता है कि बदायूनी कौन थे? तो बदायूनी एक इतिहासकार थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अभी ये कौन किताब लिखे, क्या लिखे, उस समय के जितने साहित्यकार हैं सबका लिस्ट आपके नोट्स में दिया गया है। जो अभी तक पढ़ाए हैं सबका एक समरी यहाँ है, सब एक जगह। तो यहाँ से भी आप लोग रट सकते हैं। या किस शासक के विषय में कहा जाता है कि उसके मरने के उपरांत राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। और ऐसा तुगलक के विषय में क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुगलक का ऐसा प्लान था, कल देखे थे, कि केवल जनता को तबाह करने वाला था। लेकिन सबसे काबिले माने ये हम सोचते हैं कि इतने बाद भी उसके साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुआ। इतना रुपया लाता कहां से था प्रोग्राम करने के लिए? सब फेल हो जा रहा था। टीवी नहीं कि टैक्स बहुत ज्यादा लेता था, बाकी भी 50% लेते थे, ये भी 50% लेता था। आइए देखिए, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। जिसके पास नोट्स नहीं है वो लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल है 1351 से 1388। दिल्ली सल्तनत, देखिए इसके विषय, दिल्ली सल्तनत राजाओं में फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक धर्मांध शासक था। धर्मांध मतलब धर्म पर अधिक जोर देने वाला, कट्टर टाइप का। इसके शासनकाल के प्रमुख कर थे, पहले भी देख लिए थे, कोई ज्यादा काम नहीं था। इसके फिरोज शाह तुगलक से जो क्वेश्चन आता है हम बता देंगे। कल भी देखे थे आप लोग कि सल्तनत काल में 4 प्रकार के टैक्स थे: खराज, खुम्स, जजिया, जकात। 4 था ना। ये एक नया कर लगाया, सिंचाई कर। सिंचाई कर को अंडरलाइन करिए। क्यों लगाया? देखिए, नहर बनवाया गयासुद्दीन तुगलक है और टैक्स लगाया ई। नहर सबसे पहले कौन बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। और टैक्स लगाया फिरोज शाह तुगलक। तो आइए, उर्स। देखिए, एक नया टैक्स आया, उर्स, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। अब सुनिए और क्या क्या किया। पीडब्ल्यूडी, नगर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की तथा निम्न नगरों को बसाया। पीडब्ल्यूडी का नाम सुने आप लोग? पीडब्ल्यूडी ऑफिस है ना, सब काम जितना भी शहर का सड़क बनवाना, मकान बनवाना, ये सब का काम करता। तो इस सबसे पहले यही फिरोज तुगलक बनवाया और कई नगरों को बसाया। नगर के कामकाज के लिए ये विभाग होता है, आज भी पीडब्ल्यूडी है। तो देखिए, फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, सबको किसने बसाया? फिरोज तुगलक ने। हाँ देखो, यही क्वेश्चन पूछता है। दासों एवं बंदियों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। तो दीवान ए बंदगान को हाईलाइट करिए। दीवान ए बंदगान पूछता है कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? तब फिरोज शाह तुगलक। इसका क्या उद्देश्य था?
हुआ ये, देखिए उस समय होता ये था कि जब कभी भी युद्ध होता था तो युद्ध में हारे हुए, जिसे जो हार गया शासक, वहां के जो लोग थे उनको बंदी बना लिया जाता था। पहले का युग जमाना बहुत खराब था, सबको बंदी बना लिया गया और बंदी बना के लाके अपने किला में सबको दास बना देता था, चाहे कोई हो। और उसकी महारानी भी रहेगी ना, अगर पकड़ा गई तो लाके अपने महारानी का उसको दासी बना देगा। दास दासी समझ रहे ना, नौकर नौकर। तो ऐसे करते करते ना इसके समय में दासों की संख्या बहुत अधिक हो गई, इतना अधिक हो गया कि लाखों पार कर गया। उनके देख रेख के लिए अब एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ गया और उसी को कहा गया दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान को हाईलाइट करिए, इमेज रुक गया। हाँ, बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार दफ्तर बनवाया। रोजगार दफ्तर आज भी है, रोजगार दफ्तर फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया। बहुत सारा चीज अभी भी चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना, जहां अनएम्प्लॉयमेंट लोग जाके नाम लिखवाते हैं। तो लोग अभी जैसे बीए पास कर जाओगी, उसके बाद उसमें नाम लिखवा दिया जाता है। तो जैसे देखा जाता है कि इस राज्य में कितने लोग बेरोजगार है, तो वहीं से आंकड़ा मांग लिया जाता है कि इतना लोग शिक्षित बेरोजगार है। और जैसे कोई बहाली निकलेगा ना, तो सबसे पहले उनको नौकरी दिया जाएगा। और फार्म जब भरवाया जाएगा तो कहा जाएगा कि अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो नाम दिए हैं उसका इनरोलमेंट नंबर डालिए, उसका इनरोलमेंट नंबर डालिए। हम भी जब इंटर पास किए थे ना, तो हमको भी कहा चलो नाम दे दे, डिग्री था ऑफिस कि नौकरी मिल जाएगा, तो हम भी जाके दे दिए। वो कहे कि नौकरी मिल जाए, झूठ मूठ के ले जाके नामों दिलवा दिया बेरोजगार। आइए, विधवा, अनाथ स्त्री एवं लड़कियों की शादी के लिए दीवान खैरात नामक विभाग का निर्माण कराया। दीवान खैरात को करिए। खैरात मतलब होता ही है चंदा, खैरात का मतलब ही है चंदा। तो पूछेगा कि दीवान खैरात का क्या उद्देश्य था, तो विधवा या शादी कराने के लिए ये सब एक फंड दिया जाता था, उसको नाम दिया गया दीवाने खैरात। तो जो लोग, जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो लिख लीजिएगा, दीवाने खैरात। और इसकी स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। भले पूछे या ना पूछे, बीपीएससी जरूर पूछता है इसको, कोई अदर एग्जाम पूछे या ना पूछे, बीपीएससी जरूर पूछता है पीटी में। हाँ, इसके दरबारी कवि थे जियाउद्दीन बर्नी। इसके दरबारी कवि थे, ऐसे भी पूछ देता है कि बर्नी किसके शासन काल में थे या बर्नी कौन थे, तो तुगलक वंश। तो जियाउद्दीन बर्नी लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, सम से सिराज अंडरलाइन कर लीजिए। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, बर्नी ने फतवा ए जहादारी तथा तारीखे फिरोजशाही की रचना की। तो बर्नी के पुस्तक का नाम फतवा ए जहादारी। जहादारी माने होता है शासक, माने फिरोज शाह तुगलक के विषय में इसमें लिखा हुआ है। और तारीखे फिरोज शाही दूसरी पुस्तक का नाम है तारीखे फिरोज शाही, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछेगा एग्जाम में कि ये किसकी पुस्तक है, तो क्या कहेंगे? हाँ, फिरोज, ये जियाउद्दीन बर्नी। देखिए उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक में मेन थे बदायूनी, यहाँ हो गए बर्नी, याद रखिएगा। हाँ बोलिए। माने शासक। दलायते फिरोज शाही, एक पुस्तक का नाम है दलायते फिरोज शाही। देखिए यह ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए संस्कृत ग्रंथ का जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किया गया अनुवाद था। तो एक ज्वालामुखी मंदिर है, वहां से बहुत सारे ग्रंथ थे, तो उसको लूट लिया गया और उसका फिरोज शाह तुगलक फारसी में अनुवाद करवाया और तब उसका नाम रखा दलायते फिरोज
शाही, और उसका अनुवाद किसने किया? बर्नी। तो ये तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगल काल में बहुत सारे ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, सबका अनुवाद हुआ है, उससे आता है। खास करके महाभारत वाला रजनामा नामा पूछता है कि महाभारत का किस नाम से अनुवाद किया है, तो रज में नामा कौन किया है, तो उसमें मिलेगा सब। 12th में ना बुक में देखे, बहुत डिटेल में साहित्य पढ़ना है, बहुत अच्छे से दिया है। आगे देखिए, इसके द्वारा चलाए गए चांदी एवं शीशे के सिक्के को अद्धा एवं बिख कहा जाता था। हाँ, चांदी को अद्धा और शीशे के सिक्के को बिख कहा जाता था। जैसे उसमें था जीतल और टंका, जीतल और टंका। आगे देखिए, तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। तैमूर लंग को अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक शासकों में सब एकदम कमजोर थे, निकम्मा नकारा थे, अब उनमें वो शक्ति नहीं थी। तो नासिरुद्दीन महमूद के विषय में कहा जाता है कि शाहजहां की हुकूमत दिल्ली से पालम तक चलती है। जब हम पढ़े ना एनसीईआरटी में, कहीं तो लगता है बहुत बड़ा काम किया था भाई, दिल्ली से पालम तक चलती है। और उस समय हम दिल्ली में ही रहते थे। तब बाद में पता चला ना कि अरे पालम तो यही एक गांव है। पालम एयरपोर्ट हरियाणा बॉर्डर पे, इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा है ना दिल्ली का, उसका नाम पालम हवाई अड्डा भी है। तो जैसे मान लीजिए ये दिल्ली हो गया, तो यहाँ हम रहते थे यमुना विहार में, यहाँ था पालम, कोई बस ये से ये तक शासन करता था। यहीं जहाँ रहते थे वहीं था लाल किला, उसी के बगल में था दिल्ली का लाल किला है ना, उसी के जस्ट बगल में 1-2 किलोमीटर पर रहते थे हम लोग। हाँ, पालम गांव अलग है, पालनपुर अलग है। तो वही जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसको पालम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। पहले उसका नाम था पालमे एयरपोर्ट, बाद में बदल के कर दिया गया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सोचिए कि मैंने अपने घरे में खाली शासन कर रहा है, पूरा साम्राज्य उसका खत्म, ठीक है। और इसी के समय आक्रमण किया तैमूर लंग। तैमूर लंग पढ़ी हो, हम लोग तो 4-5वां में थे, तो एक कहानी 6ठा में पढ़ाया था कहता कि तैमूर लंग लंगड़ा था, जब आक्रमण किया तो एगो बच्चा था चाकू पजा रहा था। पढ़ी हो, हिंदी में था शायद, नहीं पढ़ी हो, पढ़ी होगी, याद नहीं है तुम लोग ना। तो तैमूर लंग ना उस समय के आक्रमणकारियों में सबसे खूंखार था, सबसे खूंखार था। तो लड़का दरवाजा पर अपना चाकू पजा रहा था, तो आ गया तैमूर लंग। लड़का डर के भागा नहीं, लड़का से पूछा कि चाकू क्यों पजा रहा है, कह रहा है कि तैमूर लंग से युद्ध करना है। तैमूर लंग भी सुन के बड़ा ये हुआ कि वाह, यहाँ के बच्चे में भी इतना है, बाकी सब छुप गया है। मारा नहीं, शाबाशी दे के उसको छोड़ दिया, एकदम छोटा सा बच्चा था। सोचिए, अब पूरा सेना के साथ आया था और सबसे खूंखार आक्रमणकारियों में से था वो। ये था जैसे तैमूर लंग आया, मोहम्मद गोरी आया तो बस गया, लेकिन तैमूर लंग बसने इंडिया में नहीं आया था, लूटपाट किया, अपना जो मिला ले दे के चला गया, रुका नहीं इंडिया में। लेकिन हाँ, दिल्ली को हिला के गया। अब इंडिया में वैसा कोई मजबूत शासक नहीं था। नासिरुद्दीन महमूद को देखिए रहे कि शाहजहां की हुकूमत दिल्ली से पालम तक चलती है, सोचिए। और तब कुछ समय बाद एक नए वंश की उत्पत्ति होती है, सैयद वंश। ये भी कोई खास काम नहीं किया, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए, सैयद वंश 14 से 1450, इसकी स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, ये रुक गया और चला गया, लेकिन रुका तो ये यही का हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तब आया लोधी वंश, लास्ट
सल्तनत काल का अंतिम वंश लोदी वंश है, लास्ट 1451 से 1526। 1526 में पानीपत का युद्ध होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी हार जाएगा। इब्राहिम लोदी का कहानी भी हम लोगों को पढ़ाया था। इब्राहिम लोदी के भाई का नाम था शक्ति सिंह, देता वही छठे में था शायद, है ना, हिस्ट्री में था, वो भी याद आता है। तब सर जी पढ़ा रहे थे ना, तो हम ध्यान से सुन रहे थे, वही चीज याद आता है कि उसका भाई ने उसको धोखा दे दिया था और वो मारा गया। तो सब क्लास में जितना लड़का पढ़ रहा था ना, सब रोने लगा एकदम, माने भावात्मक हो गया एकदम कि कैसे धोखा दे दिया, भाई भाइयों के मरवा दिया। और तो अपना उसके बाद अपना आ गया ये वंश पूरा खत्म। अब नया एक वंश से स्टार्ट होगा, मुगल वंश। ये जो थे तुर्क थे, सल्तनत वाले तुर्क थे, और ये मंगोल हैं। देखिए मध्य एशिया जो है, ये दोनों मध्य एशिया की प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, कबीला है, जो भी कहिए। ये रहा आपका भारत और ये रहा आपका मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब है ना। देखिए एक है ना तुर्कमेनिस्तान, यहीं के थे तुर्क। तुर्क एक जनजाति है, उसी के नाम पर पड़ा है तुर्कमेनिस्तान। कजाक एक जनजाति है, उसी के नाम पर पड़ा है कजाकिस्तान। तुर्क, कजाक, किर्गिज, कालमुक सब अपना। तो मंगोल, देखिए मंगोलिया, तो मंगोलों का साम्राज्य इधर था और तुर्कों का साम्राज्य इधर था। तो अब जो बाबर आया इस ब्रांच से आया, बाबर जो आया इस चंगेज खां वाले ब्रांच से है, वो सब मंगोल था। तो इसीलिए अब इसको नया नाम दे दिया गया मुगल वंश, नया नाम दिया गया मुगल वंश। तो लोदी को देख लेते हैं। लोदी में सिकंदर लोदी कुछ कुछ काम किए हैं, बाकी तो नहीं है। इब्राहिम लोदी को करने का मौका ही नहीं मिला, बेचारा हार गया। आज शाम में मध्यकालीन भारत का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जैसे बीपीएससी मेड इजी सीरीज बना रहे हैं ना, उसी के तहत पिछला में प्राचीन भारत का बनाए थे, आज मध्यकालीन का। तो उसमें ना सब इंपोर्टेंट टॉपिक एकदम उसका लिस्ट बना दिए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा लोग। वो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और बीपीएससी प्री के लिए स्पेशली, बाकी में भी काम करेगा। लेकिन आइए देखिए, लोदी वंश 1451 से 1526, इसकी स्थापना बहलोल लोदी द्वारा किया गया। इसने बहलोली सिक्के चलवाए, एक सिक्का चलवाया जिसका नाम पड़ा बहलोली सिक्का, इसी के लिए जाना जाता है, वैसा कोई काम नहीं। सिकंदर लोदी दूसरा शासक हुआ, सिकंदर लोदी, नाम लिख लीजिए। यह 1504 में आगरा शहर बसाया। आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी। और देखिए यही आगरा आगे चल के मुगलों की राजधानी बनी। मुगल जो है दिल्ली से हट के कहा राजधानी बनाए? आगरा में। तो वही आगरा का किला सब बना हुआ है। कोई गया है? यमुना नदी है, यमुना नदी जैसे इसे बह रही है, तो एक तरफ है उसका किला, दूसरी तरफ है ताजमहल। तो ट्रेन जब वहां से गुजरती है यमुना से, तो ई साइड में किला नजर आता है और ई साइड में ताजमहल नजर आता है, एकदम यमुना के किनारे ही। आइए देखिए, आगरा शहर बसाया और राजधानी दिल्ली से आगरा लाया। इसने भूमि मापने का एक नया पैमाना गज सिकंदरी चलवाया। तो गज सिकंदरी पूछेगा कि क्या था? तो भूमि मापने का पैमाना, आज जैसे जमीन मापा जाता है ना, तो पहले तो जमीन मापा जाता था, जमीन कभी नपाते हुए कोई देखा है? पहले डंडा से नपाता था, फिर कौड़ी आया, सिक्कड़ का कौड़ी से नपाता था। अब तो नया आ गया है टेक्नोलॉजी, सब डिजिटल हो गया है। ला के ऐसे कैमरा नहीं रोड पर देखती हो, कभी कभी सड़क बनाता है तो ऐसे देखता है,
तो अब उसी से नपा जाता है सब जमीन, अब मशीन आ गया नापने का। हाँ, फारंगे सिकंदरी फिर आ गया, फारंगे सिकंदरी यह एक संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का। चलिए, तब आया इब्राहिम लोदी। यह सल्तनत काल का अंतिम शासक था। इसने बाबर से हारकर भारतीय इतिहास में एक नए युग प्रारंभ करता है। नहीं, उल्टा पढ़ दिए हो। इसे बाबर ने हराकर, वही तो कहें कि हार के प्रारंभ करेगा कि वो तक खत्म कहानी हो जाएगा, नहीं। हाँ, इसे बाबर ने हराकर भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ करता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है, लोदी की मृत्यु हो जाती है। चलिए, यहीं से सल्तनत काल खत्म। सल्तनत काल खत्म। तो सल्तनत कहां से कहां तक हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक। समझ में आया ना? तो चलिए एक बार नाम दोहरा देते हैं कि सल्तनत काल में कौन कौन मेन राजा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। बीच तो गिनने लगोगी तो सांझ हो जाएगा, इतना आया है बीच में, है ना? बीच वाला को नहीं गिनना। कहां तक पहुंचे थे? बलबन। बलबन के बाद आपका खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी में, तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर आपका आ गया खिज्र खां, सैयद वंश, लोदी वंश में बहलोल लोदी, और लास्ट हो गया इब्राहिम लोदी। एक बीच में था सिकंदर लोदी। देखो तो सल्तनत काल में कुछ है, खत्म हो गया। अब इतने सर ये नहीं, अगर छोड़ देते तो ये छूटा रह जाता, नहीं। चलिए, अब आइए सल्तनत काल का रिवीजन। यहाँ रिवीजन है, जो पीछे पढ़ाए हैं ना उसी का रिवीजन है। क्वेश्चन सब यहीं से लड़ जाएगा। ये सब तक खिस्सा कहानी था। देखिए, सल्तनत काल के प्रमुख विभाग पहले भी बता दिए थे। जिसके पास नोट्स नहीं है वो छोड़ दीजिए, इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, लिख लीजिएगा। बाकी तो सब लोग लिख ही चुके हैं, और जिसको नहीं है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। वजीर, प्रधानमंत्री, जैसे अभी जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं उस समय क्या कहलाता था? वजीर। आज भी शतरंज का जो खेला होता है उसमें वजीर प्रधानमंत्री होता है। देखो, शतरंज से नाम याद आया, कल का समाचार पढ़े थे लोग? वो आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। नहीं देखे थे ना? 16 साल का एक लड़का है, प्रज्ञानंद नाम है, साउथ इंडिया का है। अरे कार्लसन को हरा दिया चेस में। कार्लसन जो विश्व चैंपियन है शतरंज का, प्रधानमंत्री उसको बधाई दिए हैं। 16 साल का लड़का है, एकदम सिंपल। जाके प्रज्ञानंद न्यूज में पढ़ना, तो ये सब पर ध्यान दिया करो। तो देखो, साउथ इंडिया वाला ना, साउथ इंडिया में एक चीज है कि संस्कार बहुत है लड़कों में, बड़ा संस्कारी होता है सब, और अपनी जो परंपराएं होती हैं वो, अब देखो वो चेस खेल रहा है लेकिन सर पे भभूत लगा के, इधर उत्तर भारत वाला को दे दिया जाए, स्टाइल खराब हो जाएगा, लगा रहा है। सोचो, कार्लसन विश्व चैंपियनशिप से मैच खेल रहा है अपने परंपरा के साथ, देखो हरा। तो साउथ इंडिया के लड़के शिष्ट होते हैं, सभ्य होते हैं, इसीलिए उधर डेवलपमेंट या इस टाइप का। हाँ, तो देखिए जितना भी ना टेनिस का, चेस वाला तो सब उधर ही का आता है। चेस वाला या तो आंध्रा का होगा या तमिलनाडु का होगा,
उत्तर भारत में लगता है चेस खेलवे नहीं करता है। मेन चेस खेलने के लिए दिमाग चाहिए, यहाँ खाली दिमाग खुराफाती में लगाने वाला है। प्लस में लगाएगा तब ना, माइनस में लगा देता है होगा। तो जितना भी प्लेयर हुआ है चेस का, जो भारत के विश्वनाथन आनंद थे वो भी साउथ इंडिया से, मैक्सिमम सब साउथ इंडिया के हैं। जितना भी ग्रैंड मास्टर है उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, सब साउथ इंडिया के। तो लोग ना समय का बड़ा संतुलित उपयोग करता है, प्लान्ड उपयोग करता है। नहीं बताएं कि कोई भी काम करो तो मंजिल होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ है ना, चलो ना पहले बीए पास होको ना, देखा जाएगा बाद में क्या किया जाएगा। हाँ पहले का तू का ले रही हो जी, साइकोलॉजी लियो, चलो हम ले लेते हैं, संगे चला जाएगा कॉलेज। काहे ला पढ़ रहे पता नहीं है, चलो ले लो, तू का लियो सोशियोलॉजी लियो, चलो ठीक है हम अकेले थे हम ले लेते हैं। ले क्या करना ही मतलब नहीं, मकसद क्या है, कॉलेज साथे जाने के लिए। तो इसीलिए कुछ नहीं होता है, क्या करें, अपना कोई प्लान रहेगा तब ना। गांव देहात में बेटा साइंस लेना इज्जत के सवाल है, मतलब गांव वाला क्या कहेगा कि फलनवा के बेटा साइंस पढ़ता है, तू आज कमजोर है पढ़ने में। मेरे पास आता है सब मैथ होना, यही तो दुनिया है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अपना प्लानिंग अच्छे से करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, वो कभी असफल नहीं होते हैं। और जो ऐसे ही रैंडम काम कर रहे हैं वो सब असफल होते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य और कर्म में तारतम्यता नहीं है, भटक जाते हैं रास्ते से। जो कुछ वो बीच रास्ते में समझा दिया बस उसी के साथ बहक गए, चल दिए उसके साथ। आइए, वजीर प्रधानमंत्री, अगला देखिए, दीवान मुस्तकराज, इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अमीर कोही, कृषि विभाग याद है ना, तुगलक। सदरुस सुदूर, न्याय विभाग, काजी उल कजात, ये सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी होता था, काजी कहा जाता था, आज भी काजी काजी कहलाते हैं लोग। बरीद पढ़े थे, गुप्तचर। आरिजे मुमालिक पढ़े थे, सैन्य विभाग। दीवान बंदगान खैरात अभी पढ़े हैं। दीवान इस्तफाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक किया था। चलिए, सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था, सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था, इस काल क्या लिखा हुआ है वो? हाँ, दो प्रकार के सैनिक होते थे, पहला अस्थाई और दूसरा अस्थाई। एक तो डायरेक्ट नहीं बताए थे, राजा के साथ रहता था, और एक जो अमीर उमीर है वो सब रहता था। तो जब जो राजा के साथ रहता था वो लोग तो परमानेंट किला के आसपास ही सब रहता था, और बाकी युद्ध के समय जिनको तैयार किया जाता था फिर उनको हटा दिया जाता था, वो अपना जाके खेती बाड़ी करते थे। सबको बिठा के राजा कहाँ से खिलाएगा। अस्थाई सैनिक, अस्थाई सैनिक, इसे हम्स एक कल्ब कहा जाता था। एक अन्य विशेष प्रकार की सेना होती थी जिसे खास खेल कहा जाता था, यह सुल्तान की अस्थाई सेना होती थी। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, अंडरलाइन कर दीजिएगा। दशमलव प्रणाली का मतलब 1 के नीचे 10, 1 के नीचे 10। जैसे मान लो एगो कर्नल हो गया, कर्नल, ब्रिगेडियर, जूनियर कमांडेंट, कमांडेंट, तो 1 के नीचे 10-10 होता चला जाएगा ब्रांच में। अब उस समय नाम अलग अलग था, यही मुगल काल में मनसबदारी हो जाता है। मुगल काल में इसको नाम दिया गया मनसबदारी प्रथा। 1000 मनसब, 5000 मनसब, 2000 मनसब ऐसे दिया जाता था, और 1 के नीचे अपना उतना रखा जाता था, वो भी दशमलव पर ही था। यह व्यवस्था मंगोलों से ली गई थी। अब देखिए, सल्तनत काल का प्रमुख न्याय व्यवस्था कुरान पर आधारित था। तो सल्तनत काल में जो न्याय प्रणाली थी किस पर आधारित थी? भाई शासक जब इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, और इस्लाम धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है कुरान, तो कुरान
अब आइए हदीस, इसे पैगंबर मोहम्मद का उपदेश का वर्णन कहा जाता है। इजमा, मुस्लिम कानून व्यवस्था को इजमा कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है नीचे हो? कयास, तर्क के आधार पर विश्लेषित कानून। ये सब बीपीएससी के लिए, बाकी लोग नहीं रटेगा। खालसा भूमि, यह राजा का अपना भूमि होता था। चलिए अब आइए सल्तनत कालीन साहित्य, ये भी सबके लिए, हालांकि 12th के लिए नहीं है, 12th में सल्तनत काल से क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए उस समय कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे, नामी गिरामी पुस्तक है, जिसके लेखक को पूछा जाता है। आज किसका टेस्ट है? आज किसी का नहीं है, नहीं कल कहे थे ना। तो देखिए पहला है चचनामा, अली अहमद, किताबुल हिंद अलबरूनी पढ़े थे, तबकाते नासिरी मिनाजुसराज भी पढ़े थे, फतवा जहादारी बरनी अभी बताए हैं, आईने अकबरी अमीर खुसरो, सिरी फरहाद, लैला मुजनू सब अमीर खुसरो का है। ठीक है, तुगलकनामा अमीर खुसरो, गुलरुखी, सिकंदर लोदी, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है। दलायते फिरोज शाही खिरमानी, जो अपना ट्रांसलेट किए थे वो कौन थे? खिरमानी। चलिए ये हो गया। अब आइए स्थापत्य कला की सल्तनत काल के दौरान कहाँ कौन सा बना। तो शुरू में पढ़े थे ऐबक के समय में कि कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, और फिर खिलजी के समय सिरी फोर्ट, सिरी किला, फतेहपुर सिकरी है ना, यहाँ 1000 खंबा, 12 खंबा, यहाँ सबका लिस्ट दिया हुआ है। तुगलक वाला वहां नहीं ना लिखा हुआ था, तुगलक का पुराना किला है, सब इसमें है। आइए देखिए, कल ना इस कुतुबुद्दीन मीनार का केस सुप्रीम कोर्ट में देखे गया है, दे रहा है कि कुतुब मीनार कैंपस में 30 से भी अधिक मंदिर बन गया है। तो वो मंदिर कहां से आ गया? सबको ढहवा मत दे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सब बाद में इलीगल कब्जा जमाने के लिए बना लिया होगा। तो उस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, पुरातत्व विभाग जवाब देगा, क्योंकि वो सब कैंपस पुरातत्व विभाग के अंडर में है। तब देखिए क्या होता है। समाचार जरा सा भी नहीं सुनता है तो भाई, ओहो, अरे उस समाचार नहीं सुनना चाहिए टीवी वाला, रेडियो पर। मोबाइल में रेडियो है ना, मोबाइल में रेडियो है, सुनो ऑनलाइन, खाली उस पर या तो ऑल इंडिया रेडियो का ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं तो वैसे ही आकाशवाणी समाचार जाके गूगल क्रोम में क्लिक करो, AIR खुल जाएगा और उसको सुन लिया करो। रुको लास्ट में बता देंगे। समाचार सुनने का आदत डालो, नहीं तो बहुत खराब बात है, इससे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं बन पाऊंगा ना। हाँ, अच्छा चीज कभी अच्छा लगता है? रोड पर 3 दिन से चाट कूट के धूल गर्दा खिलाएगा, वो अच्छा लगेगा, और घर का शुद्ध बना बनाया अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चीज अच्छा लगेगा, इसीलिए ना आदमी गड़बड़ा जाता है, बीमार होता है। आइए तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला देखते हैं कि सल्तनत काल के दौरान स्थापत्य मतलब समझ रहे हैं ना, भवन, कौन कौन से भवन, मंदिर, ये सब बनाए गए, किला हो या मकबरा हो या मंदिर हो। अच्छा, मंदिर बनना इंडिया में कब से शुरू हुआ हो? मंदिर बनना इंडिया में कब से शुरू हुआ? गुड, गुप्त पीरियड में। तो लोग के उसमें आया था ना एग्जाम में, लिखवाए नहीं थे? पहला बार मंदिर बनना शुरू हुआ कब से? गुप्त काल से। उससे पहले इंडिया में मंदिर नहीं बनता था। देवगढ़ का मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, नचना कुठार, ये सब नहीं लिखवाए थे, 10 अवतार, भूल गया सब। टेस्ट लेना जरूरी है, वो भूल जाएंगे। तो देखिए आइए, पहला अलाई दरवाजा, ये सब कहाँ है? मैक्सिमम सब दिल्ली में है। क्यों? कि इनकी राजधानी दिल्ली थी। कहाँ है सब?
दिल्ली में, वही कुतुब मीनार के आसपास है, इर्द गिर्द में। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, जमात खां का मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली में तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद का किला है, और सड़क है, इसे सड़क के इस पार कुतुब मीनार है, इस पार है तुगलकाबाद किला, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। वही बगल में है जेएनयू, और वही बगल में है दिल्ली आईआईटी। दिल्ली आईआईटी के बगल में है एनसीईआरटी का ऑफिस, सब वहीं पे है, साउथ दिल्ली में एक जगह पर। कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली, जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है, इसको पूछता है जहां पनाह नगर को, राय पिथौरा भी इसको कहा जाता है, जहां पनाह नगर को किला है। अच्छा, राय पिथौरा उनको भी कहा जाता था, नहीं, पृथ्वीराज चौहान को भी। हाँ, 12 खंबा दिल्ली, कोटला फिरोज शाह, फिरोज तुगलक बनवाए दिल्ली में, ये कोटला फिरोज शाह स्टेडियम बना दिया गया है, कोटला फिरोज शाह स्टेडियम। खिड़की मस्जिद, जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, नई दिल्ली। देखिए, दिल्ली का नाम जहां पनाह नगर था उस समय, हाँ, दिल्ली का नाम था जहां पनाह नगर। बेगमपुरी मस्जिद, जहां पनाह नगर। मोट का मंदिर, सिकंदर लोधी, मोट का मंदिर यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है। अब आइए, सल्तनत कालीन स्वतंत्र प्रांतीय, इनका काम नहीं है, जौनपुर हो गया, चलिए गुजरात हो गया, हटाइए। हाँ, अब देखिए पेज नंबर 12 पर आ गया मुगल साम्राज्य। तो कल से देखेंगे हम लोग मुगल साम्राज्य, आज नहीं, गड़बड़ होगा ना, तो आज तो टेस्ट भी नहीं है, नहीं। सर वो बताइए वाला। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, चलिए बच्चों, आज की सभा समाप्त की जा रही है, इसको स्टॉप कर दें।